हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिटफाट होंगे और अपने नीट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। नीट में सपोर्ट करने के लिए कि फिजिक्स में आपको आसानी से बातें समझ में आए, मैं डिटेल्ड वीडियो की सीरीज चला रहा हूँ। इसमें हम लोग पहुंच गए हैं चैप्टर नंबर 5 पर, जो कि है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन या लॉज ऑफ मोशन कह दीजिए। तो इस बारे में इस चैप्टर को मैंने 5 भागों में डिवाइड किया है। एक एक करके सारे वीडियोस 5 वीडियो आपके पास आ जाएंगे। मेरा विश्वास है कि अगर वीडियो को आप सच्चाई से फॉलो करते हैं तो आपको नीट में फिजिक्स में कोई तकलीफ नहीं आने वाली है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी दे रहा हूं और साथ में न्यूमेरिकल्स भी हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं चैप्टर। तो चैप्टर 5 है लॉज ऑफ मोशन। फुल चैप्टर शेड्यूल 5 पार्ट है। पहला पार्ट आज हम लोग करने वाले हैं पार्ट 1, फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड इम्पल्स। ये 3-4 चीजें हम लोग आज करेंगे। कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि सर जो यहाँ आप लिखते हैं ना एनोटेशंस के साथ, अगर उनको अगर पीडीएफ मिल जाए तो बड़ी सहूलियत होगी पढ़ाई में। तो उसका भी बंदोबस्त है। आप क्या करें, अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर इसका पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा तो आपको पीडीएफ मिलता जाएगा और पढ़ाई में सहूलियत होगी। साथ साथ अरविंद एकेडमी ऐप भी आता है, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो क्लिक करके डाउनलोड कर लें, स्टोर सेक्शन में चेक करें, कई ऐसे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, मटेरियल आपको मिल जाएंगे जो नीट में आपकी काफी मदद कर सकते हैं। तो एक बार जरूर चेकआउट कीजिए। चलिए आज के टॉपिक पर आते हैं और शुरू करते हैं लॉज ऑफ मोशन। देखिए, आप ये जानते हैं कि कोई भी बॉडी अगर रुकी हुई है तो वो रुकी हुई रहती है जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। या कोई बॉडी अगर चल रही है यूनिफॉर्म मोशन में, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो भी वो अपने को रोक नहीं सकती है, एक एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। यहां तक कि अगर हमें मोशन में डायरेक्शन को बदलना हो तो भी हमको एक फोर्स की जरूरत पड़ती है। इस चैप्टर में हम ये जानते हैं कि जो फोर्स, जो कॉज ऑफ मोशन है, चाहे वो किसी चीज को चला रहा है या रोक रहा है या डायरेक्शन बदल रहा है, वो फोर्स के बारे में पढ़ेंगे और फोर्स जो मोशन कॉज करेगा उसके बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में फोर्स को इंक्लूड किया जाता है। अभी से पहले जो चैप्टर आपने पढ़े हैं उनमें फोर्स का जिक्र नहीं किया गया, केवल ये देखा गया जो काइनेमेटिक्स थी कि भाई मोशन में क्या क्या चीजें हम ढूंढ सकते हैं या क्या पैरामीटर्स को फॉलो कर सकते हैं। तो यहां पर देखिए जैसा लिखा है, द फैक्टर्स विच आर नेसेसरी फॉर कॉजिंग मोशन और चेंज इन मोशन आर टर्म्ड एज फोर्स। फोर्स ही वो कारण है जो मोशन करवाता है या मोशन में बदलाव लाता है। दिस कॉज ऑफ मोशन, फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ मोशन। भाई एक तो फोर्स कारण उसका, और उससे जो इफेक्ट पैदा हो रहे हैं, आर गवर्न बाई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और यही हमें इस चैप्टर में पढ़ाई करनी है। तो बात समझ में आया होगा। फोर्स को कंसीडर करके हम लोग बातों को पढ़ेंगे। तो अगर फोर्स को कंसीडर करेंगे तो फोर्स होता ही क्या है, तो आप देखेंगे एक पुश या पुल है, या धक्का देंगे या खींचेंगे। तो फोर्स इज एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, कॉजिंग और टेंडिंग टू, या तो वो मोशन क्रिएट करेगा या करने की चेष्टा करेगा, करने की कोशिश करेगा। चेंज इन मोशन और डिफॉर्मेशन इन ए बॉडी, या तो वो मोशन कॉज कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है और नहीं कर पाएगा। तो जैसे रबर की बॉल को आप फोर्स लगाए अपनी मुट्ठी में भर के तो पिचक जाती है, डिफॉर्मेशन हो जाता है, वो हो जाएगा फिर आपको। चलिए आज समझते हैं कि जो फोर्सेस हैं वो कितने तरह के हैं। तो नॉर्मली हम देखेंगे हमारे पास 2 तरह के फोर्सेस आएंगे, एक है डिस्टेंट फोर्स और दूसरा कांटेक्ट फोर्स। डिस्टेंट फोर्स को हम बोलते हैं फील्ड फोर्स। इसमें फोर्स लगाने के लिए किसी बॉडी को टच करने, फिजिकल कांटेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आपने ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ी थी क्लास 11th में कि अगर मैं इस पेन को ड्रॉप कर दूं तो ये धरती की तरफ गिर जाता है। ऐसा नहीं होता कि मैं ड्रॉप करूं तो धरती से एक हाथ निकले और खचाक करके इसको खींच ले। उसको कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अपने चारों तरफ एक ऐसा इन्वायरमेंट बना देता है वो कि उसके अंदर कोई भी चीज आएगी उस पर वो फोर्स लगाने की कोशिश करता है। तो जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हो गया या हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहां पर एक फील्ड बनता है। ग्रेविटेशनल फील्ड में एक ऐसा इन्वायरमेंट बनता है जहां पर किसी चीज को छोड़ेंगे तो वो फोर्स लगा लेगा बिना छुए हुए। तो ये कहानी, इसकी कहानी है। ग्रेविटेशनल या न्यूक्लियर फोर्सेस भी बात करें, जैसे वीक फोर्सेस एंड न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, या फोर्सेस आर एग्जांपल्स ऑफ डिस्टेंट फोर्स। वो भी टच करने की उसमें भी जरूरत
नहीं पड़ती। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बात हम लोगों ने की ही है। दूसरा होता है कांटेक्ट फोर्स। इसमें जब तक फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनेगा, अगर इस पेन को मुझे उठाना है तो मुझे पकड़ के ऐसे उठाना पड़ेगा, तो मैंने फिजिकल कांटेक्ट किया है। तो ऐसे फोर्सेस जिसमें फिजिकल कांटेक्ट करना पड़ता है फोर्स लगाने के लिए, उसे हम कांटेक्ट फोर्सेस कहते हैं। फिजिक्स में जो हमारे सामने आएंगे, जैसे फ्रिक्शन फोर्स, तो फ्रिक्शन फोर्स तभी पिक्चर में आएगा जब वो दूसरी सरफेस से कांटेक्ट में आएगा। नॉर्मल फोर्स, ये भी वो फोर्स है जो कांटेक्ट में आने के बाद लगता है। देखिए, फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन हो गया, स्प्रिंग फोर्सेस, ये सारे एग्जांपल्स है किसके? कांटेक्ट फोर्सेस के, जो आप समझ पाए होंगे बिना फिजिकल कांटेक्ट के फोर्स ना लग पाएगा। अगली बात देखते हैं हम लोग इनर्शिया की। अब इनर्शिया क्या होती है? किसी भी बॉडी की इनहेरेंट टेंडेंसी होती है कि वो अपने चेंज ऑफ जो स्टेट है उसको फॉलो नहीं करती, वो नहीं कर सकती, इनएबिलिटी टू चेंज द स्टेट। अगर वो रुकी है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, कुछ भी चेंज नहीं कर पाती, तो ये उसकी इनएबिलिटी है, ऐसे देखा जाता है फिजिक्स में। तो इनर्शिया क्या है? किसी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने स्टेट को चेंज नहीं कर सकती। ठीक, तो द टर्म इनर्शिया मींस रेजिस्टेंस और अपोजिशन टू द चेंज ऑफ स्टेट। इट इज डिफाइंड एज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी of a body by virtue of which it remains in its state of rest or of uniform motion in a straight line। पहली बार गैलीलियो साहब ने, जिसे मॉडर्न फिजिक्स का फादर बोलते हैं, फादर ऑफ फिजिक्स, गैलीलियो साहब को, उन्होंने इस टर्म का इस्तेमाल किया था। अब बात आती है कि इनर्शिया कितने प्रकार की होती है, तो हमारे लिए इनर्शिया हो जाएगी 3 प्रकार की। एक हो जाएगी इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या मतलब है? कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, वो अपने इस रुके हुए रूप को स्टेट को चेंज नहीं कर सकती जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। दूसरा है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो मोशन में अगर कोई बॉडी चल रही है तो वो अपने आप रुक नहीं सकती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स चाहिए जो उसको रोके, वरना वो चलती ही रहेगी। फिर है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो अपनी डायरेक्शन को वो नहीं बदल पाएगी, ये उस बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। आगे बात करते हैं रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास। देखिए, इनर्शिया मास जो होता है, जिस बॉडी में जितना मास होगा इनर्शिया भी उतना ज्यादा होता है। जैसे एक बाइसिकल है या साइकिल है, उसमें थोड़ा सा फोर्स आप लगाते हैं तो वो बाइसिकल क्या होती है? मूव कर जाती है, खिसक जाएगी, बढ़ जाएगी आगे। लेकिन वही ट्रक खड़ा हो, आपने बड़े बड़े ट्रक देखे होंगे, उसको आप थोड़ा फोर्स लगाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा, वही खड़ा रहेगा वो, क्योंकि उस ट्रक का इनर्शिया बहुत ज्यादा है। मास क्योंकि ज्यादा है। कैसे पता चल रहा है इनर्शिया ज्यादा है? क्योंकि उसका मास काफी ज्यादा है और साइकिल का मास उसके रेस्पेक्ट में कम है, इसलिए उसका इनर्शिया भी कम है। तो मास ज्यादा तो इनर्शिया ज्यादा। अब यहां पर देखिए, क्वांटिटेटिवली अगर हम बात करें इनर्शिया को किसी ऑब्जेक्ट का, तो इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मेजर्ड बाय इट्स मास। Thus the SI यूनिट फॉर मास एज वेल एज इनर्शिया इज किलोग्राम। यानी इनर्शिया और मास का जो यूनिट है उसे केजी में, किलोग्राम में ही देखेंगे। और सीजीएस सिस्टम में यूनिट थोड़ी फर्क होती है, आप मास में बोलते हैं ग्राम और स्लग बोलते हैं किसमें? इनर्शिया के लिए। तो ये थोड़ा सा पॉइंट को ध्यान रखें। आगे बात कर लेते हैं हम लोग, मोमेंटम की बात करते हैं। तो मोमेंटम क्या है? कोई भी बॉडी के अंदर कितना मोशन है, मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी इज नोन एज ए मोमेंटम। वो कैसे दिखाते हैं? आपको भी पता है कि मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, मोमेंटम पी से शो करते हैं। तो इसके ऊपर ये लगा देंगे एक वेक्टर और ये एमवी एरो लिख देंगे। वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में ये मोमेंटम है। यहां हम जो मोमेंटम पढ़ रहे हैं उसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। रोटेशन जब पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म और आएगा जिसे हम लोग बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम, वो बात की बात है। लेकिन लीनियर मोमेंटम यहां समझ में आना चाहिए कि P से डिनोट करते हैं, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके मैग्नीट्यूड m इंटू वी होता है, इसका डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। बहुत सुंदर बात। अब
इसकी यूनिट तो मास की किलोग्राम और वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड, तो ये इसकी यूनिट होगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, और डायमेंशन वगैरह आप निकाल सकते हैं ml/-1। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जैसा मैंने आपको अभी बताया था और आपको मालूम भी था। तो ये मोमेंटम की कहानी है। एक कदम और आगे बढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो हमारे सामने है। ये देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो तीनों हैं, ये लॉ आप 9th क्लास में भी पढ़े हैं, शायद इससे पहले भी पढ़े हो। तो इसको पढ़ना और समझना ज्यादा खतरनाक नहीं है, लेकिन जब इसका इस्तेमाल करना होता है, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वहां डिफिकल्टी खड़ी होती है। पढ़ के समझना तो बहुत आसान है कि पहला लॉ क्या है, दूसरा लॉ क्या है, तीसरा लॉ क्या है, थ्योरेटिकल। लेकिन जब आप उसको अप्लाई करने जाते हैं, देन एक अलग कहानी बनती है। खैर हम लोग वो भी करेंगे, तो देखते चलते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का जो क्या है, ये वो लॉज हैं जो फाउंडेशन है क्लासिकल मैकेनिक्स की। Newton's law of motion are the three physical laws that together laid the foundation of classical mechanics। और ये सर इसैक न्यूटन ने दिए थे, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है? जो हमारी डेली लाइफ में जिन चीजों को हम देखते हैं, जैसे कोई बॉडी है, तो उस बॉडी की वेलोसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, और बहुत कम नहीं है। एक नॉर्मल वेलोसिटी है जो हम उसको देख सकते हैं। कोई बॉडी का साइज अगर है तो वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है और बहुत ज्यादा छोटा नहीं है। छोटे का मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉन या उससे भी छोटा चले जा रहे हैं, बड़े का हो गया पूरे सोलर सिस्टम से भी बड़ा हुआ जा रहा है। ठीक, तो क्लासिकल मैकेनिक्स कहाँ काम करती है? नॉर्मल जो हमारी डेली लाइफ में चीजें हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन फाउंडेशन हो गया हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का। अब पहला लॉ क्या बोलता है? देखिए, ये पहला लॉ इनर्शिया का ही लॉ है। ये क्या बोलता है कि दिस लॉ स्टेट्स दैट एवरी बॉडी कंटिन्यूज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज कंपल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज इट्स स्टेट। ये बोल रहा है कि कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी, जब तक उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लग जावे। तो यही आप समझिए, जब फोर्स एक्सटर्नल लगता है तो एक्सेलेरेशन उसका नॉन जीरो हो जाता है। फोर्स लगेगा तो उसके अंदर एक्सेलेरेशन पैदा हो जाएगा। तो इस पहले लॉ के अंदर फोर्स की क्वांटिटेटिवली हमने क्वालिटेटिवली एक डेफिनेशन दे दी। ये देखिए यहां पर लिखा नहीं, ये फोर्स क्वालिटेटिवली। क्वालिटेटिवली का मतलब कि फोर्स का मतलब क्या है, कितना है। जहां बात करेंगे क्वांटिटेटिवली तो वो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में बातें बताई जाती हैं, लेकिन फोर्स का यहां जिक्र हो गया है। एक्सटर्नल फोर्स होगा तो बॉडी का स्टेट चेंज होगा, इसलिए बोला जाता है कि फोर्स का यहां क्वालिटेटिवली एक एनालिसिस या बातचीत कह दी गई है। चलिए न्यूटन के सेकंड लॉ को भी जल्दी से जान लेते हैं। अब सेकंड लॉ क्या बोलता है? सेकंड लॉ बोलता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा? जिस डायरेक्शन में मोमेंटम का चेंज हो रहा हो। ठीक, तो यहीं पर यह बात लिखी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द चेंज टेक्स प्लेस। तो चेंज इन मोमेंटम है, चेंज टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया है, मोमेंटम का चेंज उसी डायरेक्शन में होगा या वेलोसिटी का चेंज उसी डायरेक्शन में होगा। तो ये यहां देखिए लिखा है द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन इज द सेम एज द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। अब एक्सेलेरेशन होगा तो एक्सेलेरेशन भी बदलेगा चेंज इन मोमेंटम से, और वो एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अभी देखेंगे हम लोग। अब यहां पर देखिए हम लोग क्वांटिटेटिवली यानी फोर्स की वैल्यू निकालना चाहते हैं कि कितना फोर्स होता है। तो उसके लिए भी जैसी डेफिनेशन थी यहां पर आप देख पा रहे हैं कि हमने लिखा था फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये न्यूटन साहब बता गए। तो यहां पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। और अगर ये बहुत छोटा इंस्टेंटेनियस है तो इसको हम एफ इजिकल टू के डी पी अपॉन डी टी भी लिख देंगे। फिर देखिए अगर आप एफ लिखिए, के लिखिए, डी लिखा,
मोमेंटम की जगह m इंटू वी लिखा अपॉन dt। अगर मास कांस्टेंट है, नॉर्मल कंडीशन में कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, तो इसे आप लिख देंगे के एम dv अपॉन dt। तो ये देखिए f क्या हो गया, k तो लिखे रहने देते हैं, m हो गया मास और dv बाई dt हो गया एक्सेलेरेशन। एक्सपेरिमेंटली इन एसआई सिस्टम हम k को कर लेते हैं 1, तो f बराबर ma निकल आता है। ये फॉर्मूला आप चिर परिचित हैं, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो ये भी न्यूटन के सेकंड लॉ का वहां से निकाला गया, यही जो लिखा है मैंने आपको करके यहां पर दिखा दिया है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। ठीक, आगे चलते हैं, ये फोर्स की वैल्यू आ गई यहां पर। आगे ये देखिए F इज इक्वल टू, अब यहां पर लिखा है इफ V इज फिक्स्ड एंड मास इज वेरिएबल। देखिए वहां पर क्या किया था हमने, F लिखा था, K आया था dmv अपॉन dt। हमने मास कांस्टेंट माना तो बाहर कर लिया, कांस्टेंट बाहर चला जाता है। अगर हम ये बोलते हैं वेलोसिटी सेम है और वेलोसिटी नहीं बदल रही, कांस्टेंट है, मास बदल रहा है, तो इसमें ही कांड क्या हो जाएगा, आप देखेंगे वेलोसिटी बाहर आ जाएगी अगर ऐसा होता है तो, और ये dm बाई dt हो जाएगा। और k को एसआई सिस्टम में अगेन 1 कर लेते हैं, तो F बराबर v। एक ये भी एक्सप्रेशन हमारे पास होगा इफ मास इज वेरिएबल। ये देखिए यहां पर अगर मास में बदलाव है तो F v में नहीं है, तो F इज इक्वल टू वी dm बाई dt। और यहां की बात तो हमने फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन कर ही दी थी। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर PT ग्राफ है, मोमेंटम टाइम ग्राफ, तो उसमें F इज इक्वल टू dp अपॉन dt आ रहा है, तो इस समझ में आ गया कि कर्व पर अगर हम एक टेंजेंट खींच दें तो उसका स्लोप हो जाएगा dp बाई dt। ऐसे देखिए आप समझेंगे, F होता है dp बाई dt, यहां पर ये मोमेंटम है, P इधर है, टाइम इधर है, और एक मोमेंटम टाइम ग्राफ एक खींच दिया जो आपको दिख रहा है। किसी पॉइंट ए पर अगर टेंजेंट खींचें तो dp बाई dt क्या बताता है, यहां लिखा हुआ स्लोप, और स्लोप की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा। इतना हम बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं, तो इसका स्लोप हम पॉइंट ए पर फाइंड आउट कर सकते हैं dp अपॉन dt से, और वो क्या दिखाएगा, वो फोर्स दिखाएगा। तो स्लोप ऑफ PT ग्राफ इज शोइंग दी फोर्स एट दैट पॉइंट जहां पर आप स्लोप या ग्रेडियंट निकाल रहे हैं। ठीक, तो ये बात यहां से समझ में आती है, बहुत ही बेसिक बात है। अब यूनिट ऑफ फोर्स की बात की जाए कि फोर्स की यूनिट क्या है, तो वो भी बड़ी आसान सी बात हो जाएगी। इन एसआई सिस्टम हम लोग जानते हैं न्यूटन इज द यूनिट ऑफ फोर्स, उसमें कोई दिक्कत नहीं। डाइन होती है सीजीएस सिस्टम में, जहां पर मजा आने वाला है या आप गलती कर सकते हैं, डाइन भी आप समझ गए। जब हम इसको ग्रेविटेशनल यूनिट पे रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट ऑफ फोर्स को, वहां गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। जैसे यहां पर देखिए एमकेएस सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स को क्या बोलते हैं, किलोग्राम वेट। जैसे हमने बोला 1 kg वेट, या हम बोलते हैं 1 kg फोर्स, तो इसका मतलब होता है 9.8 न्यूटन। तो इस बात को आप ध्यान रखें, यहां गलती हो जाती है कई बच्चों से। 1 kg वेट या 1 kgf फोर्स हम बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है 9.8 न्यूटन, ये ग्रेविटेशनल यूनिट हो गया। इसी तरह अगर सीजीएस सिस्टम में ग्रेविटेशनल यूनिट बोले तो 1 ग्राम वेट या 1 जीएफ बोल देते हैं, और ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 980 डाइन के बराबर। तो इन बातों को थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जगह जगह आएंगी और गलती ना हो। अब अगला होता है कि एक न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशनशिप है, वो भी देख लेते हैं। कौन सी बड़ी बात है, सारी चीज समझ रहे हैं तो। रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये F इज इक्वल टू ma से लिखा है, m हो गया 1 किलोग्राम, एक्सेलेरेशन हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बढ़िया। उसके बाद kg को हम लोगों ने ग्राम में चेंज कर दिया 1000, और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर में चेंज कर दिया 100, और अब ये हो गया 3020 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही डाइन हो जाएगा। तो हमारा 1 न्यूटन की जो वैल्यू है
वो 10⁵ डाइन के बराबर होगी। इसको भी रखिए, कहीं पूछ लिया जाए या जरूरत पड़े तो इस्तेमाल कर लेंगे इसका। मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास हो गई बात। एक न्यूमेरिकल करते हैं जल्दी से, जो कि बहुत सरल है। ये देखिए, इफ एन इलेक्ट्रॉन इज सब्जेक्टेड टू ए फोर्स ऑफ 10⁻⁻25 न्यूटन in an X-ray machine, then find out the time taken by the electron to cover a distance of 0.2 meter. Take mass of the electron is 10⁻⁻30 किलोग्राम। तो इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है वो 10⁻⁻25 न्यूटन है और इसका मास दे रखा है। तो अगर मैं एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालूं तो हमें क्या मिलेगा, 10⁻⁻25 एंड 10⁻⁻30, यानी ये हो गया 10⁵ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया। बढ़िया। अब ये डिस्टेंस कितना चलता है ये भी दे रखा, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, S = UT + ½ AT²। S की वैल्यू हो गई 0.2, क्वेश्चन में गिवन था। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा, ये 0 हो गया। हाफ एक्सेलरेशन 10⁵ है, यहां से निकाला है। T हमको निकालना है, तो यहां से आप T² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 0.4 इंटू 10⁻⁻5। ये 4 लिख के 10⁻⁻6 कर लो, रूट लेने जाओगे तो आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3 सेकेंड। ये देखिए आपका आंसर हो गया। मैं हट जाता हूं, इसको नोट कर लीजिए, फिर एक न्यूमेरिकल और लगाने का प्रयास करेंगे। तो ये बहुत ही सरल है, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आपको आते हुए नहीं दिखेगी। तो चलिए अगली बातचीत करते हैं। ये समझ गए होंगे अब तक तो। और उसकी बातचीत के दौरान ये देखिए एक और क्वेश्चन है, बुलेट ऑफ मास 0.06 किलोग्राम। एक बुलेट है जिसका मास आपको दिया है और वो है 0.06 किलोग्राम। मूविंग विथ ए स्पीड, और इसकी जो स्पीड है वो है 90 मीटर पर सेकेंड। ये मूव कर रही है। एंटर से हैवी वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक पे जाती है एंड इज स्टॉप्ड आफ्टर ए डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। एक ब्लॉक था जिसके अंदर ये जाके धंस जाती है ऐसे, और ये जो ब्लॉक यहां से यहां तक ये चल जाता है, और ये डिस्टेंस कितना है, 60 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। ये ब्लॉक ही तो रिटार्डेशन दे रहा होगा जिसकी वजह से रुका है ये बुलेट, वरना तो चलता रहता। वो F निकालना है। तो F निकालने के लिए बहुत आसानी से हम कहानी कर सकते हैं। फॉर्मूला पहले लगाते हैं, V² = U² + 2as। तो बुलेट की कहानी क्या थी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई थी, इनिशियल वेलोसिटी 90 थी, 90 इंटू 90 का स्क्वायर, और प्लस एक्सेलरेशन हमको पता नहीं है, और बुलेट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 60 सेंटीमीटर विच इज 0.6। हम बुलेट की ही बात कर लें तो यहां पर A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, A इधर ले जाओगे तो माइनस में आ जाएगा, 90 का स्क्वायर मतलब 90 इंटू 90, 2 इंटू 0.6, और कैलकुलेट करोगे तो आएगी वैल्यू -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन हो गया, रिटार्डेशन है बेसिकली, माइनस साइन है, इतना रिटार्डेशन है। तो फोर्स कितना है, F = ma, रिटार्डिंग फोर्स, F = ma। तो मास कितना सा, 0.6 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन कितना निकाला है, 6750। ये वैल्यू हो जाएगी 405 न्यूटन। ये रिटार्डिंग फोर्स बुलेट पर वुडन ब्लॉक लगा रहा है जिसकी वजह से रुका है। हटता हूं, नोट कर लीजिए जैसे आपको कोई असुविधा ना हो, फिर आगे की बातचीत हम लोग देखेंगे। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर है
रिजोल्यूशन इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के डिफरेंट कंपोनेंट, उसकी बात करें। कंपोनेंट का मतलब होता है जो फोर्स होता है ना, वो आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में लिखा हो तो उसको बोलते हैं कंपोनेंट फॉर्म में लिखना। आई कैप होता है यूनिट वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन, एक्स एक्सिस। जे कैप होता है यूनिट वेक्टर इन वाई एक्सिस, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। और जे कैप होता है इन द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। इस तरह से लिखना कंपोनेंट फॉर्म कहलाता है। तो अगर कोई एक्सेलेरेशन आपने लिया है जिसे हमने कंपोनेंट फॉर्म में लिखा है, ये वेक्टर है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, तो एफ इज इक्वल टू एम ए हम जानते हैं, फॉर्मूला हमारे पास होता है। तो एफ को यहां कंपोनेंट फॉर्म में लिख दिया, एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप एफ जेड के कैप, और ये ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप ए जेड के कैप। अब इसमें ना हम लोग कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप और कोफिशिएंट ऑफ के कैप को इक्वेट कर देते हैं। तो यहां पर आप देखें आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, एफ एक्स। यहां पर आई कैप का कोफिशिएंट कितना है, ए एक्स इंटू एम या एम ए एक्स, ये देखिए हो गया। और इसी को लिख देंगे एम डीवी एक्स अपॉन डी टी, एक्सेलेरेशन को लिख सकते हो डीवी एक्स अपॉन डी टी। और इसको सेकेंड डेरिवेटिव आप पोजीशन भी कर सकते हो, एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। और इस या फिर अभी हमने देखा था रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम डी पी एक्स अपॉन डी टी। इसी तरह से देखिए y के लिए ये फॉर्मूला यहां तक चला गया, z के लिए चला गया। तो हम ये यहां पर क्या देख पा रहे हैं कि हम लोग एफ एक्स जो है ए एक्स की डायरेक्शन में जो मोशन है, y के डायरेक्शन में जो फोर्स है, z के डायरेक्शन में जो फोर्स है, ये फोर्सेस एक दूसरे पर असर नहीं डालते क्योंकि परपेंडिकुलर है। एफ वाई की डायरेक्शन में जो फोर्स है उसका कोई कंपोनेंट एक्स की डायरेक्शन में काम नहीं करेगा और जेड की डायरेक्शन में काम नहीं करेगा। इसी तरह एफ जेड का मामला ले लें तो ना वो एफ एक्स पे कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है ना एफ वाई पर। ये तीनों इस तरीके से डील किए जा सकते हैं और बाद में जोड़ के हम टोटल फोर्स निकाल सकते हैं वेक्टर फॉर्म से। कुछ अंदाजा आपको लगा होगा। खैर एक छोटा सा सवाल और लेते हैं फिर और क्लैरिटी मिलेगी। लिखा है फोर्स ऑफ 50 न्यूटन acts in the direction as shown in the figure. The block of mass 5 kilogram resting on a smooth horizontal surface. Find out the acceleration of the block. देखिए यहां पर जिस तरह से फोर्स लगा है, नॉर्मली जब फोर्स लगाते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तो वहां पर वेक्टर का टेल रखते हैं, पूंछ। तो यहां पर अगर मैं ऐसे एक बनाऊं, देखिएगा ये पॉइंट जहां पर ये लग रहा है, बेसिकली ये लग तो ऐसे दिखाया है इन्होंने, इसी को मैं आगे बढ़ा दूं तो ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ले सकते हैं। तो यहां पर मैंने फोर्स लगा दिया कितना न्यूटन का, 50 न्यूटन का। अब ये वर्टिकल लाइन उन्होंने ऐसे खींची थी और इस एंगल को ये बता रहे थे 60 डिग्री। तो अगर मैं इस लाइन को यहां बढ़ा दूं तो दिस इज 60 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, एफ cos 60 डिग्री कंपोनेंट। और इस डायरेक्शन में हमारी वैल्यू हो गई 50 न्यूटन है, 50 साइन 60 डिग्री। बात समझ में आई होगी ना। शो करने का तरीका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पर वेक्टर का टेल रखना होता है। इन्होंने ऐसे दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम लोग अपना सेट कर लेंगे, टेल यानी पूंछ रखेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे, बढ़ा दिया आगे। अब ये कंपोनेंट 50 साइन 60 कंपोनेंट है और ये पूछ रहा फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन। तो यही तो फोर्स है जो इसको आगे बढ़ाएगा। याला तो जिस सरफेस पे रखता है उस पे लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा और बात खत्म, लेकिन चलेगा नहीं इसकी वजह से, वर्टिकल मोशन तो हो नहीं रहा है। अगर होता तो देखते जो हॉरिजॉन्टल मोशन पॉसिबल है। तो क्या फोर्स हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स, उसकी वैल्यू हो गई 50 साइन 60 डिग्री। 50 लिखा, साइन 60 का मतलब होता है √3/2 न्यूटन। ठीक, अब एक्सेलेरेशन क्या हो गया, तो एक्सेलेरेशन होता है F अपॉन मास। ये कंपोनेंट यहां से ले लो
तो 50√3/2 होल अपॉन मास कितना था, 5 किलोग्राम। 5 से काटोगे 10 आ जाएगा, 2 से काटोगे 5 आ जाएगा, तो 5√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज दी एक्सेलेरेशन, जो कि एक्स एक्सेस की तरफ है। तो इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान से न्यूमेरिकल है, लेकिन पकड़ में आने चाहिए। एक बार करना शुरू कर दोगे तो मजा आने। हटता हूं, आप इसको नोट करिए, फिर अगली बात देखता हूं। तो मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगला न्यूमेरिकल जो है उसको देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। ये अगला न्यूमेरिकल है, बहुत ही सरल है। तो लिखा है फोर्स F 6i कैप माइनस 8j कैप प्लस 10k कैप न्यूटन प्रोड्यूसेस एक्सेलेरेशन ऑफ √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉडी, कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी। हम ये जानते हैं जो एक्सेलेरेशन का मैग्नीट्यूड अगर ले लें तो फोर्स के मैग्नीट्यूड को मास से डिवाइड कर दो, काम बन जाएगा। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हुआ बेटा, इसके हिसाब से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और 10 स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई 36, ये हो गया 64, ये हो गया 100, 100 ये 100 ये 200, मतलब 10√2। इतना 10√2 इज द न्यूटन में है, तो ये न्यूटन वाला फोर्स हो गया। तो ये वैल्यू हो गई 10√2 न्यूटन। और मास है इसका, मास निकालना है, तो एक्सेलेरेशन इसका है √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस √2 से ये √2 कट गया, 10 मीटर, मीटर क्या है, कैलकुलेट द मास, 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम इसका आंसर आ गया। इस तरह से ये बात की जा सकती है। नोट कर लें, अगला एक न्यूमेरिकल और बनाएंगे जिससे पूरी चीज अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। चलिए अगला स्टेप और लेते हैं बेटा। A force F 2t I cap plus 3t square j cap acts on an object moving in xy plane. Find magnitude of change in momentum. Change in momentum निकालना है हमें, उसका मैग्नीट्यूड डेल्टा p ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल। इस टाइम इंटरवल के तहत चेंज इन मोमेंटम। हम देखिए यहां पर ये जानते हैं कि F इज इक्वल टू dp अपॉन dt होता है और फोर्स दे रखा है, तो हम यहां पर इसको F dt इज इक्वल टू dp भी लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके चेंज इन मोमेंटम निकाल पाएंगे इसको इंटीग्रेट करने के बाद। अब इसको इंटीग्रेट कर दीजिए यहां पर अगर प्रॉपर लिमिट्स के साथ, तो ये अब ये अगर P1 है, ये अगर P2 है, तो ये क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 दैट इज डेल्टा P, चेंज इन मोमेंटम, और ये हमारा काम बन जाएगा। तो आप देख पाए हैं कि जो इसी को पिकअप कर रहा हूं यहां से, तो dp लिखता हूं, फोर्स इनटू डेल्टा टी। तो फोर्स है यहां पर 2t आई कैप प्लस 3t स्क्वायर। समझ तो पा रहे होंगे, उम्मीद कर रहे हैं, यहां को इसको इस्तेमाल कर रहा हूं, 3t स्क्वायर जे कैप इंटू डेल्टा टी लिख दिया। अब इंटीग्रेट कर देते हैं इस टाइम इंटरवल के हिसाब से। तो यहां पर इसको लिखा हमने dp करके, जो चेंज इन मोमेंटम होगा निकल आवेगा, और यहां मैंने इंटीग्रेट किया 0 से लेकर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक। तो ये वैल्यू हो गई 2t आई कैप 3t स्क्वायर जे कैप इंटू dt। अब इसको आप अलग अलग इंटीग्रेट कर देंगे जिससे सरल हो जाता है थोड़ा सोचना समझना। 3 बाहर चला जाएगा, 0 2, इसमें भी 2 बाहर कर सकते थे, अभी मैं अंदर ही लिख देता हूं, वरना वो मिटाना पड़ेगा। 0 to 2 dt, और ये रहा j कैप, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए इसको t को इंटीग्रेट करोगे तो t स्क्वायर बाई 2 आता है।
ये देखिए, और ये साथ में आई कैप भी आएगा। यहां बात करेंगे तो 3t² अपॉन टी क्यूब अपॉन क्यूब आएगा, 0 to 2 और साथ में जे कैप। बढ़िया, ये 2 से 2 कट गया, ये 3 से 3 कट गया। अब यहां पर पहले 2 डालोगे तो आ जाएगा 4, तो 2² माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब माइनस 0 का क्यूब, ये रहा जे कैप, ये रहा आई कैप। यहीं लिख लेते हैं, ये 4i बचा, और ये 2 का क्यूब है, 4 इंटू 8, 8 आ गया, 8 जे कैप। तो देखिए ये चेंज इन मोमेंटम, ये जो आया, ये दिस इज डेल्टा पी लिख सकते हैं इसे आप। ये है 4i प्लस 8j, वेक्टर फॉर्म में निकाला है। कह रहा था मैग्नीट्यूड बताओ, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, कलर को कर लेते हैं चेंज। तो मैं क्या लिख दूंगा, डेल्टा पी का मैग्नीट्यूड, तो 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 16 प्लस 32, 16 प्लस 64, ये वैल्यू हो गई √80, करीब करीब 9 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये आपका आंसर रहा। इस तरह से ये सवाल हो जाएगा। ये सब सरल होते हैं, कोई कष्ट नहीं होगा आपको। मैं दिखा देता हूं एक बार ऊपर से, जैसे आप इसको अच्छे से नोट कर सके। तो मैं इसको नीचे करता हूं, ये इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, ये ठीक। आगे चलते हैं, कुछ बातें और सीखते हैं जो जरूरी हैं। जैसे अब बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स की। तो रिजल्टेंट फोर्स किसे कहते हैं? अगर किसी बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं और वो कोई इफेक्ट दे रहे हैं, सपोज मान लीजिए बॉडी इस डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो क्या हम ऐसा एक सिंगल फोर्स लगाकर वही इफेक्ट ले सकते हैं, वही मोशन क्रिएट कर सकते हैं? अगर हम ऐसा कर पा रहे हैं तो जो सिंगल फोर्स है वही उन सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट है। जैसे यहां पर 4 फोर्सेस लगे हैं किसी बॉडी पर, एग्जाम्पल के तौर पर ये मान लीजिए 10 न्यूटन है, इधर लगने वाला 8 न्यूटन है, इधर लगने वाला 5 न्यूटन है, इधर लगने वाला 5 न्यूटन है। तो आप ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां नेट इफेक्ट कितना मिलेगा? 2 न्यूटन, 10 में से 8 गए 2। तो केवल अगर हम जो ये सब मिलके इसका इफेक्ट करेंगे, बॉडी मूव करेगी इधर, यही हम इस बॉडी पर केवल 2 न्यूटन का फोर्स लगा दें तो यही चाल यहां चलने लगेगी। इसका मतलब 2 न्यूटन इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल दीज फोर्सेस। इतनी सी बात है। वेक्टोरली कैसे लिखते हैं? तो फोर्स लिखते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टोरली हम इन सबको जोड़ देते हैं, बात खत्म। अगली बात देखते हैं, बस जरा सा, कुछ भी नहीं। बैलेंस्ड फोर्सेस और एक होता है अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ये भी क्लास 9 में पढ़ा था शायद या उससे पहले। बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं? जब किसी बॉडी पर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हो और उन सबका रिजल्टेंट 0 आ जाए तो उसे बोलते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। ऐसे फोर्सेस किसी भी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। एक्सेलरेशन विल बी 0 इन केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्सेस, क्योंकि बैलेंस्ड फोर्सेस में कोई नेट फोर्स आपको नहीं मिलेगा। यही सब पूरी रामायण लिखी है जो आप समझ गए होंगे, एफ इधर, तो ये बॉडी एक्सेलरेट नहीं होगी, नेट फोर्स 0 है। अगर बात करें अनबैलेंस्ड फोर्सेस की, तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस में हमें इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स मिल जाता है, और क्योंकि नेट रिजल्टेंट फोर्स मिलता है इसकी वजह से एक्सेलरेशन बॉडी में प्रोड्यूस होता है। जैसा आप यहां लिखा भी है, अगर कोई बॉडी है 10 न्यूटन इधर और 5 न्यूटन इधर, तो ये एक अनबैलेंस्ड फोर्स है, 5 न्यूटन नेट। मैं इसको 5 की जगह 6 कर देता हूं, जैसे ये डिजिट फर्क हो जाए, 4 न्यूटन नेट मिला, तो दिस इज अनबैलेंस्ड फोर्स। और ये देखिए क्या है, F इजिकल टू ma से दिस विल कॉज एक्सेलेरेशन। 4 रख दोगे यहां, मास जो भी हो ये आपको कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन दे देगा। तो अनबैलेंस्ड फोर्सेस में रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स विल नॉट बी 0, इट विल बी देयर, एंड इसकी वजह से बॉडी में एक्सेलेरेशन हो जाता है, एक्सेलेरेशन आपको मिलता है। इसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस।
आगे चलते हैं, एक छोटा सा सवाल इसको देख लेते हैं, बहुत ही सरल होगा ये भी। लेट अस कंसीडर टू फोर्सेस F1 and F2 एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम एज शोन इन द फिगर। फिगर है नहीं तो फिगर मैं बना देता हूं। एक बॉडी ले लीजिए आप इधर, ये कहीं ऐसे रखी है, एक फोर्स लगा रहे हैं F1 इधर और एक फोर्स लगा रहे हैं F2 इधर। F1 है 10 न्यूटन और F2 है 2 न्यूटन। व्हाट विल बी द एक्सेलेरेशन? अब इनका रिजल्टेंट क्या रहा? तो रिजल्टेंट रहा F1 माइनस F2। तो F1 माइनस F2 एक ही दिशा में है, इसलिए सीधे सीधे घटा रहे हैं। अगर एक दिशा में नहीं होते, एक दिशा का मतलब ऐसे हो या अपोजिट हो, तो घट गया। अगर एक ऐसे होता, एक तिरछा होता, तो हमें वेक्टर सम निकालना पड़ता है ना। तो F1 माइनस F2, तो 10 में से 2 घटा दो, 8 न्यूटन का रिजल्टेंट फोर्स आ गया। और व्हाट विल द एक्सेलेरेशन? तो एक्सेलेरेशन होता है रिजल्टेंट फोर्स अपॉन मास। मास कितना था? 2 किलोग्राम। तो 8 न्यूटन अपॉन 2 किलोग्राम यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन दी डायरेक्शन। एक्सेलेरेशन का डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन ऑफ फोर्स F1। ये आपका यहां पर आंसर हो गया। कोई भी दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से आप समझ पा रहे। मैं हट जाता हूं जिससे आप नोट कर सको, फिर मैं आगे की बातचीत करूंगा तो आप नोट कर पाए होंगे, कोई भी परेशानी यहां आपको नहीं मिलेगी। आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक हो जाता है बेटा इंपल्स। तो इंपल्स की बात कर लेते हैं। इंपल्स की वैल्यू क्या है या इंपल्स कब होता है? जब कोई बड़ा फोर्स, लार्ज फोर्स बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए लगता है, उस समय इंपल्स की वैल्यू होती है एवरेज फोर्स इनटू टाइम। जैसे एक क्रिकेटर बैटिंग कर रहा है, वो 6 मारता है, तो अपने बैट से जब बॉल को हिट करता है तो एक तगड़ा फोर्स लगाता है, लेकिन बॉल का और बैट के बीच में जो कनेक्शन है वो तो बहुत ही मोमेंटरी होता है ना। बट ठुका और उड़ गया 6 रन, धोनी हेलीकॉप्टर शॉट। तो वहां पर इंपल्स क्रिएट हो जाता है। और इंपल्स की वैल्यू क्या होती है, मतलब कितना है इंपल्स, क्योंकि बिना फिजिक्स में, बिना किसी मैग्नीट्यूड के तो बात बनेगी नहीं। तो एवरेज फोर्स जो बल्ले पे लग रहा था बॉल द्वारा, इंटू जितने समय तक लगा, इंटू डेल्टा टी। तो F इंटू डेल्टा टी इज द वैल्यू ऑफ इंपल्स। खैर यहां पर देख लेते हैं, समझा तो मैंने दिया। When a large force acts on a body for a very small time, then product of the average of total force for that small time period and the time period itself is called impulse. ये impulse क्या है? एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा टी। ये आप जो देख पा रहे हैं, जो मैंने बताया कि एवरेज फोर्स इंटू डेल्टा टी। अब ये फोर्स अगर एवरेज नहीं सीधे है तो इंटीग्रेट करके निकाल लेंगे हम लोग, तो एवरेज फोर्स निकल आएगा। ठीक है। अब ये जो इंपल्स होता है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इंपल्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इसका डायरेक्शन होता है फोर्स के डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में इंपल्स आपको लगता हुआ मिलेगा। और बाकी इसकी डायमेंशन वगैरह MLT-1 है, और भी चीजें कुछ हैं तो उसकी यूनिट आप देख सकते हैं। चलते हैं कदम और आगे और देखते हैं। अब यहां पर देखिए रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड इंपल्स। यहां पर एक थ्योरम भी निकलती है जिसे बोलते हैं इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। यहां हम देखेंगे कि जो इंपल्स की वैल्यू है वो चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर आ जा रही है। तो हमेशा किसी भी बॉडी में अगर हम चेंज इन मोमेंटम निकाल रहे हैं तो वो इंपल्स की वैल्यू कही जा सकती है या कहते हैं उसे। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। ये न्यूटन के सेकंड लॉ से हमको मालूम था। ठीक। अब इसको F ले लो, dt इधर और dp इधर। अब ये यहां पर कर देते इंटीग्रेट, t1 से t2 या 0 से t जो भी समय लगा रहे हैं, और इसको कर दिया p1 टू p2 dp। तो ये क्वांटिटी कौन सी है? फोर्स इंटू टाइम इंपल्स है ये, दैट इज द इंपल्स। और ये वैल्यू क्या आ गई? p2 माइनस p1 यानी डेल्टा p। तो ये हो गया हमारा इंपल्स बाय डेफिनेशन
दिस इज चेंज इन मोमेंटम। यही हमारी इंपल्स मोमेंटम थ्योरम बन जाती है। देखिए यही चीज यहां पर ये करके दिखाए हुए हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, अभी आप अगली स्लाइड में देखेंगे, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो आगे चलते हैं और देखते हैं। ये देखिए आई इज इक्वल टू एफ एवरेज इंटू टी, और ये डेल्टा पी आ गया। इंपल्स इज ऑल्सो इक्वल टू दी टोटल चेंज इन मोमेंटम। दिस इज नोन एज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। तो कहीं इंपल्स आपको निकालना पड़ जाए, जो हम लोगों ने किया है, तो चेंज इन मोमेंटम निकाल लीजिए, वही हमारा आई की वैल्यू हो जाएगी, टोटल चेंज इन मोमेंटम आई की वैल्यू। ग्राफ से कैसे निकालते हैं? अगर हमारा फोर्स कांस्टेंट है, उस समय ग्राफ की पिक्चर क्या आएगी? व्हेन अप्लाइड फोर्स इज ए कांस्टेंट। तो हमारा जो एफ टी ग्राफ है, ये फोर्स है, इधर इधर डेल्टा टी या टाइम है। तो यहां पर फोर्स क्योंकि कांस्टेंट है, तो सीधी लाइन आ जाएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और 0 टू टी टाइम तक या डेल्टा टी टाइम तक यहां पर फोर्स लगा है। तो ये फोर्स इंटू डेल्टा टी, आप जानते हैं ग्राफ में अगर वाई एक्सेस इंटू एक्स एक्सेस हो रहा है, तो उसका मतलब होता है एरिया, दिस इंटू दिस। तो ये एरिया अंडर द कर्व अगर आप निकालते हो, ये एरिया जो शेडेड है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? इंपल्स के बराबर। तो इंपल्स हो जाता है आई इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी, और यही एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुआ ओ ए इंटू ओ सी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए बी सी। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो एरिया अंडर एफ टी करो तो एफ इंटू टी होगा, वही इंपल्स होता है। अगर किसी कारण से फोर्स कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। अब यहां पर देखिए, व्हेन फोर्स इज वेरिएबल, फोर्स कांस्टेंट नहीं है, तो भाई कोई बात नहीं, ये एफ टी कर्व है। यहां पर इस T1 टाइम ये जो दिख रहा है, T2 टाइम के लिए ये फोर्स ऐसे बदल रहा है। अब अगेन जो इंटीग्रेशन की कहानी होती है, छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हैं dt के बराबर, उस dt के बीच में फोर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। आप समझते होंगे ना, इंटीग्रेशन पढ़ा है काम भर का। तो इसमें यहां से यहां तक अगर मान लीजिए T1 है, ये T2 है, इसके बीच में इंटीग्रेट करना है, एरिया निकालना है, तो पहले एक छोटी सी स्ट्रिप ले लेते हैं कहीं भी इसके बीच में। इसकी चौड़ाई हम dt कहते हैं। अभी चौड़ाई dt इतनी ज्यादा छोटी होती है कि केवल इसकी परिकल्पना की जा सकती है, ओनली यू कैन थिंक। आप देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, मतलब सोच के समझेंगे। तो अगर ये इतना छोटा विड्थ है, तो इसमें लगने वाला जो फोर्स है यहां से यहां तक, वो भी क्या रहता है? कांस्टेंट, क्योंकि बहुत छोटा है। ये रहा इस पे लगने वाला फोर्स। तो ये छोटा सा इंपल्स अगर निकालने जाए डी आई कर्व, या यहां पर जिसे आप डीए कह दीजिए एरिया, तो क्या लिख देंगे? एफ इंटू डेल्टा टी, छोटा सा एरिया ये वाला। और T1 से T2 इंटीग्रेट करना है, तो यहां पूरे को इंटीग्रेट किया, यहां T1 से लेकर T2 तक आप इंटीग्रेट कर दीजिए। ये फोर्स इंटू टाइम है, यानी इंपल्स है, और यहां पर ये एरिया निकल आएगा, आप समझ पा रहे होंगे। और ये रहा पूरा एरिया अंडर द कर्व ऑफ एफ टी कर्व। फोर्स इधर था, टाइम इधर था। इस तरीके से किया जाता है, जिसमें कोई भी परेशानी आपको नहीं आएगी, क्योंकि यहां पर चीजें वेरिएबल थी, कांस्टेंट फोर्स नहीं था। तो इंटीग्रेशन लगा देना, जहां पे कांस्टेंट फोर्स ना हो, कांस्टेंट चीजें नहीं चल रही है, वहां इंटीग्रेशन का सहारा ले लेते हैं हम लोग, बस। तो ये कहानी हो गई। देखिए वही जो लिखा है वो एरिया, मतलब ये पूरा फाइनली एरिया कितना मिलेगा? ये पूरा एरिया मिल जाएगा, क्योंकि हमने इंटीग्रेट T1 से लेकर T2 तक किया। ठीक, अगला एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं, जिससे हमें बातें और बेहतर समझ में आ जाएं। तो ए बेसबॉल प्लेयर हिट्स बैक द बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर। ये एक बेसबॉल प्लेयर था, तो ये समझ लीजिए कोई बैट इसने पकड़ा होगा। उनका बेसबॉल का तो कुछ अलग टाइप का बैट आता है, इस तरह से बैट समझ लीजिए। और ये बॉलर इधर है, इसने कोई बॉल फेंकी है, तो ये बॉल जाके हिट करेगी, और जब ये मारेगा तो बॉल ऐसे घूम जाएगी वापस। दिस इज बैट लिख देनी, आप समझोगे पता नहीं क्या है जो बैट से मार रहा है। तो
बॉलर बॉलर की तरफ ही मार दिया उसने। चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड, जो इनिशियल स्पीड थी 12 मीटर पर सेकेंड, 12 से आ रहा था, 12 से ही लौटा दिया। इसकी जाने की जो इनिशियल वेलोसिटी थी मैग्नीट्यूड 12 मीटर पर सेकेंड, और जाने का भी ये हो गया 12 मीटर। मास ऑफ द बॉल दे रखा है हमको। फाइंड द इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, कंसीडर द बॉल इन लीनियर मोशन। ठीक है, तो इंपल्स इम्पार्टेंट कितना होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो आप यहां लिख सकते हैं इंपल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 क्या हुआ, ये हुआ mv माइनस mu। मोमेंटम पहले बाद का और फिर पहले का, मास ले लिया कॉमन। तो अब देखिए यहां पर मास की वैल्यू थी 0.5 किलोग्राम। इस v का डायरेक्शन पकड़ो, ये v है। अगर आप v इधर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेते हो, तो अगर मैं पॉजिटिव लूं इसको इधर, इस वाले को, तो आप लिख सकते हो 12। तो ये वाला इसकी विपरीत दिशा में, तो नेगेटिव लेना होगा, तो माइनस माइनस 12। अभी खड़ा तो क्या था, इस बॉलर को इधर कर देते तो ये बॉल आने वाली जाने वाली सेट हो जाती ले देके। तो ये अगर हमने पॉजिटिव लिया ऊपर वाला, तो ये नेगेटिव ले लेंगे, इसकी विपरीत दिशा में जा रहा है, देख पा रहे हैं आप। तो चेंज इन मोमेंटम क्या रहा, 0.15 इंटू 24, और ये वैल्यू आ जाएगी 3.60 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो यही इंपल्स हो गया, 3.6 फोर्स इंटू टाइम न्यूटन सेकेंड। ठीक, हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी चेंज इन मोमेंटम निकालिएगा, क्योंकि लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इधर का v प्लस लिए हुए हैं तो इधर का v माइनस लेंगे, अगर इधर प्लस लिए हुए हैं तो इधर माइनस लेंगे, दोनों अपोजिट हैं कुल मिला के v। इसीलिए चेंज इन मोमेंटम ये वैल्यू आ गई। बात समझ में आई होगी, आप इसको नोट कर लीजिए, अगला काम फिर से करते हैं हम लोग। तो मेरे ख्याल से ये नोट हो गया। अगला एक सवाल और लेते हैं जो ग्राफ के ऊपर बेस्ड है। ये देखिए, फिगर शोज एन एस्टिमेटेड फोर्स टाइम ग्राफ फॉर ए बेसबॉल स्ट्रक बाय ए बैट। फ्रॉम दिस कर्व डिटरमाइंड इंपल्स डिलीवर टू द बॉल। तो ये देखिए FT कर्व है, फोर्स इधर है और टाइम इधर है। तो हम ये जानते हैं कि इंपल्स ग्राफ में इंपल्स की वैल्यू FT कर्व में क्या होती है, एरिया। तो पहले पार्ट के लिए मुझे क्या लिखना चाहिए था, इंपल्स इज इक्वल टू एरिया अंडर FT कर्व। आप और हम समझ पाए, अंडर FT कर्व। और यहां पर FT कर्व की बात की जाए तो ये 1 से लेकर 2.5 यानी इस पूरे का एरिया निकालना है। यानी यहां हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ये भी समझ गए आप। अब यहां पर हाफ लिखते हैं, बेस लिखते हैं, तो AC है बेस, A से C तक, 2.5 में 1 घटा दो तो 1.5 बचा। बात पकड़ में आ रही होगी। तो ये बेस कितना हो गया, 2.5 माइनस 1 इंटू हाइट। हाइट है बी से इतनी हाइट विच इज 18,000। आई बात पकड़ में। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1.5 बचेगा यहां और वैल्यू आ जाएगी 1.35 इंटू 10 की पावर 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। दिस इज द इंपल्स। इस तरह से ये इंपल्स आप निकाल पाएंगे। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे ग्राफ से कैसे निकालेंगे। एवरेज फोर्स की बात कर रहा है, इंपल्स की वैल्यू पता चल चुकी, तो हमें मालूम होता है कि इंपल्स इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू जितने समय के लिए लगा है। तो एफ एवरेज निकालने जाएंगे तो इंपल्स को समय से डिवाइड कर दीजिए। इंपल्स हम निकाले बैठे हैं 1.35 इंटू 10 की पावर 4। कितने समय के लिए लगा है,
तो ये देखिए सेकंड है ना, यहां से 2.5 माइनस 1, और ये वैल्यू हो जाएगी 9000 न्यूटन एवरेज फोर्स। इस तरीके से ये आप कर पाएंगे, बहुत ही सरल होता है, थोड़ा ध्यान देना होता है, तो इसको आप नोट कर लें, फिर अगली बात करेंगे न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, इसको नोट कर पाए होंगे। अब न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन रिएक्शन, ये सभी लोग जानते हैं कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पर अगर कोई एक्शन कर रही है तो ये बॉडी इस पे रिएक्शन करेगी। यहां इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा कि अगर ये बॉडी इस पे कोई, ये ए है ये बी है, तो अगर फोर्स ऑन बी इज बी ड्यू टू ए, तो ये फोर्स क्या है, फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। ये दोनों जो फोर्सेस होते हैं आपस में इक्वल होते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये क्योंकि ये अलग अलग बॉडीज पे लग रहे हैं इसलिए कैंसिल आउट नहीं होते हैं। एक्शन रिएक्शन जो फोर्स है किसी एक बॉडी पर नहीं लगता है। एक्शन करने वाली कोई दूसरी बॉडी, रिएक्शन करने वाली कोई दूसरी बॉडी, तो एक फोर्स एक्शन पर, एक फोर्स रिएक्शन पर। बात पकड़ पाए हैं ना? एक ही बॉडी पर एक्शन रिएक्शन अगर लगाओगे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, कि इस पे मान लो 10 न्यूटन का है और इस पे भी 10 न्यूटन का है, तो क्या मिलेगा, ठन ठन गोपाल, रिजल्टेंट हो जाएगा 0। लेकिन अगर दो बॉडी है, इस पे लग रहा है, इस पे लग रहा है 10 न्यूटन और इस पे लग रहा है इधर 10 न्यूटन, तो ये 10 न्यूटन इस पे लग रहा है, ये 10 न्यूटन इस पे लग रहा है, तो कैंसिल थोड़ी होंगे भाई। तुम्हारे यहां कुछ और हो रहा है, तुम्हारे पड़ोसी के यहां कुछ और हो रहा है भाई। सब खुदा ना खास्ता ये मानते हैं किसी एक घर में चोरी हो जाए और चोर वो 1 लाख रुपए लेकर पड़ोसी के घर में डाल जाए, तो नफा नुकसान बराबर नहीं हुआ ना। एक तो जो फैमिली है वो दुख मनाएगी कि मेरे 1 लाख रुपए चले गए, और एक कहेगी यार बढ़िया भगवान ने प्रसाद दे दिया, 1 लाख बैठे बैठे मिल गए। तो ये कैंसिल नहीं होगा। अगर उसी घर से 1 लाख चोरी करके वहीं दे जाता तो पता ही ना चलता, सुबह उठते जहां पैसे रखे थे मिल गए। आप समझ पा रहे हैं ना? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वरना कई बच्चे ये सोच सकते हैं कि एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट है तो कैंसिल क्यों नहीं, मैंने तुम्हें एक चाटा मारा, तुमने मुझे एक चाटा मारा, बात बराबर, ऐसा तो है नहीं, दोनों गाल पकड़ के बैठेंगे, तो कैंसिल नहीं हुआ। हाँ, भावनात्मक तौर पे आपको कैंसिल है, मैंने चाटा मार दिया, बदला ले लिया। लेकिन फिजिक्स में ये मामला नहीं बना। खैर एनीवे, मजाक अपनी जगह है, लेकिन बात आप समझ पाए होंगे। तो दिस लॉ स्टेट्स दैट टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये आप पढ़े हुए हैं बहुत जमाने से, बातों में भी, लैंग्वेज में भी यूज करते हैं। द म्यूचुअल एक्शंस ऑफ टू बॉडीज अपॉन ईच अदर आर ऑलवेज डायरेक्टेड टू कंट्रेरी पार्ट्स, अपोजिट डायरेक्शन में, अलग अलग बॉडीज पर। ठीक, अब इसके एनालिसिस ऑफ फोर्स की बात कर लीजिए। फोर्सेस फ्रॉम न्यूटन थर्ड लॉ इट कैन बी एनालाइज दैट वी कैन नॉट प्रोड्यूस ए सिंगल आइसोलेटेड फोर्स इन नेचर। क्या मतलब है कि जब कभी भी हम कोई एक फोर्स क्रिएट करते हैं तो उसका रिएक्शनरी फोर्स क्रिएट हो ही जाता है, हम चाहें या ना चाहें। तो इस दुनिया में सिंगल फोर्स क्रिएट नहीं किया जा सकता, जैसे ही क्रिएट करेंगे रिएक्शन तुरंत खट से पैदा हो जाएगा। ये बात दिमाग में रख लेना है कि सिंगल आइसोलेटेड फोर्स नेचर में क्रिएट नहीं हो सकता। बाकी मैंने आपको बता दिया था, दो बॉडी हैं, अलग अलग फोर्स लग रहे हैं, एफ बी अलग अलग बॉडी पर, तो वेक्टोरली दिखाओगे, एक की दिशा इधर एक की उधर, तो अपोजिट साइन लगा दिया वेक्टर फॉर्म में। इतनी बात आपको पकड़ में आई होगी। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं एक्शन रिएक्शन के लिए जो हमें ध्यान रखने चाहिए। इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। Newton's third law of motion is applicable irrespective of the nature of the forces। किसी भी तरह का फोर्स हो, एक्शन रिएक्शन लगेगा। The forces of एक्शन रिएक्शन में भी मैकेनिकल हो सकते हैं, ये फोर्सेस ग्रेविटेशनल हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक हो सकते हैं, या फिर किसी भी नेचर के हो सकते हैं। यानी एक्शन रिएक्शन लगना है, नेचर ऑफ फोर्स मैकेनिकल मतलब हम किसी चीज को उठा रहे हैं या धक्का दे रहे हैं, या ग्रेविटेशनल या इलेक्ट्रिकल, कुछ भी हो, सब में लगेगा। एक्शन रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन टू डिफरेंट बॉडीज। ये मैंने आपको बताया था
कि एक्शन रिएक्शन दो अलग अलग बॉडी पे लगते हैं। मैं किसी को धक्का दे रहा हूं तो वो धक्का खा रहा है, वो मुझे दे रहा है तो मैं खा रहा हूं, दो अलग अलग लोग। इफ दे एक्ट ऑन द सेम बॉडी द रिजल्टेंट फोर्स वुड बी जीरो एंड देयर कुड नेवर बी द एक्सीलरेटेड मोशन। अगर एक पे ही लगता तो कैंसिल हो जाता। मैंने बताया था कि कोई हमें यहां खींचे 10 न्यूटन, इधर खींचे 10 न्यूटन, तो कोई मोशन नहीं होगा। द फोर्स ऑफ एक्शन रिएक्शन कैन नॉट कैंसिल ईच अदर। क्यों नहीं कैंसिल होता? क्योंकि ये दो डिफरेंट बॉडीज पे लग रहा होता है, सिंगल बॉडी पे नहीं लग रहा होता है। ये हम लोगों ने देखा था। तो अलग अलग बॉडी पे लग रहा है तो कैंसिलेशन क्यों? नो एक्शन कैन अकर इन द एब्सेंस ऑफ रिएक्शन। अब ये एक्शन रिएक्शन की बात की है, कोई भी एक्शन रिएक्शन के बिना नहीं बन सकता, कोई भी रिएक्शन बिना एक्शन के नहीं बन सकता। एक्शन है तो रिएक्शन होगा, रिएक्शन है तो एक्शन होगा। जैसे एग्जांपल दिया कि टग ऑफ वॉर जो होती है, रस्सा खींचो वाला गेम, तो एक तरफ से अगर कोई बंदा रस्सा खींच रहा है, दूसरी तरफ किसी ने पकड़ा ही नहीं है, तो वो फोर्स लगा ही नहीं पाएगा, तो रस्सी चली आएगी उसके हाथ में पूरी की पूरी, वो दम थोड़ी लगा पाएगा। अगर वो वहां खड़ा होकर अपोजिट डायरेक्शन में खींचेगा तो उसको एक्शन का अपने रिएक्शन मिलेगा, तब वो पता चलेगा खूब कस के फोर्स लग रहा है। इफ देयर इज नो रिएक्शन देयर इज नो एक्शन। ये बात भी हमें पकड़ में आ जाती है। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल है और बढ़िया है अंदाजा के तौर पर, वो देख लेते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास 25 किलोग्राम, ये ब्लॉक है 25 किलोग्राम का, रेड कलर यहां के लिए कर लेते हैं। रेज्ड बाय 50 किलोग्राम मैन, इस आदमी का वजन 50 किलोग्राम है, इन टू डिफरेंट वेज एज शोन इन द फिगर। एक ये सीधे उठा रहा है इस ब्लॉक को। अभी देखते हैं what is the action on the floor by the man in the two cases। अब ये फ्लोर पर एक्शन कितना होगा दोनों केसेस में, ये देखना है। if the floor yields to a normal force of 700 न्यूटन, यानी ये एक तरीके से जो फ्लोर है 700 न्यूटन तक झेल सकती है, उससे ज्यादा अगर फोर्स पड़ा टूट जाएगी, ऐसा समझ लें। विच मोड शुड द मैन अडॉप्ट टू लिफ्ट द ब्लॉक विदाउट फोर यील्डिंग, मतलब किस तरीके से ये उठाएं कि बिना फ्लोर टूटे हुए उठ जाए। तो यहां पर देखिए ब्लॉक उठा रहा है तो एक टेंशन इधर लगेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, और एक टेंशन इधर लगेगा, टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो फोर्स बोल रहे हैं आप। ठीक, अब ये जो उठा रहा है यहां पर एक तो इसका फ्लोर पर अपना वजन मतलब वेट mg है जिसके बराबर है, साथ में ये टेंशन जो T लग रहा है वो भी नीचे लग रहा है, तो वो भी इसी डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा। भाई ऐसे उठा रहा, टेंशन लग रहा है इधर, तो उसका भी ताकत पूरा वजन वाला फोर्स फ्लोर पे ही लगेगा। यहां देखें तो ये टेंशन देखिए इधर लग रहा है, बॉडी है ये, और इस समय टेंशन ऊपर लग रहा है, तो यहां पर इसका वेट काम करेगा नीचे और टेंशन काम करेगा ऊपर। अब दोनों केस इस पे आप समझ गए हैं, तो मैं पहले केस का जिक्र करता हूं। ए, टोटल फोर्स या एक्शन ऑन द फ्लोर बाय द मैन, एक्शन ऑन द फ्लोर केस ए में, तो 50 kg वेट जो कि आदमी का वजन था 50 किलोग्राम का आदमी, प्लस टेंशन जो है 50, ब्लॉक ऑफ 25 किलोग्राम का ब्लॉक है, तो 25 kg वेट इधर लगेगा। ये पकड़े तो उतना ही ताकत लगाएगा जिससे ये संभाल सके। तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 75 kg वेट, मतलब 75 इंटू 9.8 न्यूटन, 735 न्यूटन, विच इज ग्रेटर देन 700। तो इससे तो काम बनेगा नहीं, इस वैल्यू से उठाएगा फ्लोर टूट जाएगी। दूसरी बात करते हैं, इन बी केस टोटल एक्शन, तो 50 न्यूटन, तो उसका वजन तो नीचे ही काम कर रहा है, लेकिन टेंशन अब ऊपर लग रहा है,
25 kg वेट, तो कितना बचा? 50 में 25 गया, 25 kg वेट, मतलब 25 इंटू 9.8 यानी 245 न्यूटन, विच इज लेस देन 700 न्यूटन। तो जो बंदा है वो कौन सा इस मेथड से उठा लेगा, इसमें 700 से कम की यील्ड है, तो मैन शुड adopt मेथड या मोड बी। ये आपका आंसर हो गया। तो इसको अभी आप देख सकते हैं, और ऐसे सवाल आए तो समझ बूझ के कर सकते हैं। थोड़ा नीचे कर देता हूं जैसे आपको पूरी बात दिख जाए। ये देखिए, आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग बात करते हैं। मेरे ख्याल से पूरी चीज आ गई, आप नोट कर पाए होंगे। तो ये जो पहला पार्ट था वो यहां खत्म होता है। उम्मीद है ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी मिली होगी। वीडियो पसंद आया अगर तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही गुड हाई क्वालिटी कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बेटा।